चीज़ मुझे समझ आई कि सबका एक ही सजेशन है कि आप कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा बार उसी चीज़ को पढ़िए, फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो मार्क्स देखना नहीं है, वो ये देखना है कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से कोई सवाल आया तो वो आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। मार्कर लिखने में 20-20 मिनट लगते थे तो मुझे लग ही नहीं रहा था शायद मेरा पेपर भी कभी ख़त्म हो पाएगा। 8 से 10 घंटे मैं पढ़ता था और जब एग्ज़ाम पास आता तो कभी कभी 12 से 14, बट 8। और आप जैसे PYQs देखेंगे, जैसे GS1 के आप 10 साल के पेपर लगातार देखिए तो आपको हमेशा ऐसे लगता रहेगा अरे ये तो अभी पूछा था, अभी तो यही पूछा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सभी हमारे साथ हैं शुभांकर सर, जिनका UPSC में 11 रैंक आया है। तो आज हम सर की जर्नी जानते हैं। सर का क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है सिलेक्शन, तो काफ़ी अच्छी बात होती है। और सर का जो ऑप्शनल था वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल था। तो हम आज सर की डिटेल में कवर करते हैं जर्नी को, बुक लिस्ट क्या फॉलो करी है, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, जो भी चीज़ें हैं सब वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। ओके सर, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम शुभांकर प्रत्युष पाठक है। मैंने 2020 में ग्रेजुएशन की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IIT ISM धनबाद से। ओके सो सर, अगर बात की जाए आपके UPSC की जर्नी में आने की या फिर मोटिवेशन की, तो कहाँ से मिला था सर आपको? मेरे फादर भी सिविल सर्वेंट है तो मुझे हमेशा से ये था कि सिविल सर्विसेज तो करना है, बस कॉन्फिडेंस नहीं था कि शायद मेरे से हो पाएगा या नहीं, क्योंकि कभी सोशल साइंसेज इतना पढ़ा नहीं था 10th के बाद। तो फिर मैंने जब कोविड में लॉकडाउन हुआ तब मुझे लगा कि ये सही टाइम है प्रिपेयर करने का। राइट। इससे ज़्यादा टाइम कभी मिलेगा नहीं, तो उस समय फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। ओके सो सर, जैसे कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया, तो सर ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और सर जब आपका रिजल्ट आया फर्स्ट टाइम, आपका क्या रिएक्शन था, आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? हाँ, मेरे भाई ने आके मुझे बताया, तो मुझे नहीं पता था कि तब तक रिज़ल्ट आ गया है। एंड मेरे भाई और मेरी मम्मी थी तो बहुत खुश थे सब। फिर मैंने पापा को भी फ़ोन किया तो वो भी आ गए थे घर पे। तो नेचुरली हर कोई बहुत खुश था। मेरा पहले रिएक्शन था कि प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि 4 दिन में प्रीलिम्स था। तो वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन था उस टाइम में। तो सबसे पहले तो रिलीफ थी बहुत बड़ी कि थैंकफुली हो गया। एंड हर कोई बहुत खुश था नेचुरली। क्या आपने प्रेडिक्ट किया था कि मेरा टॉप रैंक आएगा? नहीं, मतलब ऐसा था कि मेरे मेंस अच्छे गए थे, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था, तो मुझे ये तो था ज़रूर कि कहीं ना कहीं रेस्ट में मैं ज़रूर आऊँगा। ये नहीं पता था कि इतने ऊपर रैंक आ जाएगी। राइट सर जी। ओके सो आपके फादर बैकग्राउंड क्या है सर, फादर का? मेरे फादर अभी सेक्रेटरी हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड में, वो 95 बैच के ऑफिसर हैं। एंड वो भी उन्होंने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की है 1992 में, और IIT दिल्ली से MTech की है उन्होंने। ओके सो सर, आपने जैसे अभी बताया था कि लॉकडाउन में आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा, आपको लगा कि आपका सही टाइम यही है और आप डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, तो सर क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या सोचा, कैसे बुक लिस्ट या फिर मटेरियल को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर कैसे गाइडेंस वगैरह? पहले तो मैंने देखा जो टॉपर्स की क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं। एक चीज़ मुझे समझ आई कि सबका एक ही सजेशन है कि आप कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा बार उसी चीज़ को पढ़िए। बुक लिस्ट मैंने वही फॉलो की जो हर कोई करता है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, जितनी जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी जो टॉपर्स ने ऑलरेडी बता रखी है। तो मैंने कोचिंग की, फिर खुद से पढ़ाई की, एंड उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स दिया तो थैंकफुली हो गया। राइट सर ओके सो स्ट्रेटजी बताइए सर प्रीलिम्स की, अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ता है खुद से या फिर थोड़ा बहुत गाइडेंस लेके, तो क्या करें? सबसे पहले तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन एनालाइज करने पड़ेंगे, UPSC पूछता क्या है और कैसे स्टेटमेंट्स गलत करते हैं, कैसे स्टेटमेंट सही होते हैं। और फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं। पहले तो आप अपनी बेसिक तैयारी पूरी करिए, फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो मार्क्स देखना नहीं है, वो ये देखना है कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से कोई सवाल आया तो वो आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट में भी UPSC का लेवल कोई मैच नहीं कर पाता है। वो बस ऐसे सवाल होते हैं कि मान लीजिए जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, उसके सवाल आप गलत तो नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो फिर आप जाके वापस उसको पढ़िए। जैसे मैं ट्रिब्यूनल्स के सवाल बराबर गलत करता था, तो मैं जब रिवाइज करता था मैं वो चैप्टर पूरा पढ़ता था। तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी है। और फिर आप PYQ देखिए, और आप नेचुरली देखेंगे कि UPSC के पेपर थोड़े ईजी लगते हैं, स्पेशली अगर आप 21-20 का हटा दें उसके अलावा। तो फिर आपको एनालाइज होता है कि अच्छा UPSC में ऐसे सही होते हैं, ऐसे गलत होते हैं। तो फिर आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि अगले अटैम्प्ट में जब आप पेपर दे रहे होंगे, अच्छा UPSC ने ऐसा स्टेटमेंट गलत किया था, ऐसा सही किया था, या जैसे कुछ होते हैं कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लोग उसको थोड़ा स्किप कर जाते हैं और वही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। बात का स्टेटमेंट सही होता है लेकिन शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें जब आप रियलाइज़ करते हैं, आप गलतियाँ करते हैं, तो आपके मेन एग्जाम में गलतियाँ नहीं होती हैं। राइट ओके सर, जो टेस्ट सीरीज होती है वो कहीं ना कहीं आपने बताया कि रोल प्ले तो करती हैं बट उनका लेवल थोड़ा अलग होता है, कोई मैच नहीं कर पाता है। तो सर टेस्ट सीरीज आपको हेल्पफुल लगी है? हाँ, टेस्ट सीरीज इस चीज़ में हेल्पफुल है, जैसे मैंने बताया कि जो टॉपिक्स हैं उनके सवाल जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, उनके सवाल मेरे से गलत ना हो रहे हैं। कम से कम उतना तो
मैं सही कर रहा हूँ। Right. बाकी जो थोड़े बहुत फैक्चुअल सवाल होते हैं वो आपको नहीं भी पता है तो काम उसमें चल जाएगा। राइट सर। ओके, और सर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी को फॉलो किया? मेंस के लिए जो मैंने एनालाइज़ किया था कि अगर आप टॉपर्स के नंबर उठाएंगे तो GS 1 2 3 में लगभग सबके मार्क्स बराबर होते हैं। उसका रीज़न भी यही कि प्रीलिम्स आप यही पढ़ के आ रहे हैं तो लगभग सबकी नॉलेज सेम होती है क्योंकि किताबें सबने सेम ही पढ़ी हैं। तो डिफ्रेंशिएट करता है आपका ऐसे, एथिक्स, ऑप्शनल। और अगर आपने ये सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी तैयारी भी अलग हमको चाहिए होती है, और ये हम प्रीलिम्स का टाइम 2 महीने एकदम छोड़ चुके होते हैं, तो अगर आप ये अच्छे से कर लें तो फिर आपका मेंस के तो इंटरव्यू तो आपका ज़रूर आ जाएगा। राइट। एथिक्स ऐसे की आपने बात करी, तो इसके लिए स्पेशली क्या फॉलो किया आपने? ऐसे के लिए तो अगर आपका पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है उसके बाद ही आप अच्छी ऐसे लिख पाएंगे। राइट। तो पहले तो आप अपना GS का जो सिलेबस है उसको कंसोलिडेट करिए, फिर आप ऐसे लिख के देखिए, उसको इवैल्यूएट करवाइए। एथिक्स में मेरे साथ एक दिक्कत थी कि कुछ अच्छा मुझे मटेरियल लग नहीं रहा था। फाइनली एट सारथी एक प्लेटफॉर्म है वरुण जैन सर का, उनके जो ऑलरेडी नोट्स हैं वो उन्होंने बहुत हेल्प किए, डेफिनेशंस थे उसमें, एग्जांपल्स थे, तो मैं वही पढ़ के गया और वही रेप्लिकेट करके आया पेपर में। तो वही लिमिटेड पढ़िए और फिर उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए। राइट सर। ओके, सो सर बात की जाए जैसे कि जो आंसर राइटिंग होती है सर, आंसर राइटिंग को कितना टाइम दिया आपने और कैसे करा? हाँ, जब प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ था तो उस टाइम में मैंने आंसर राइटिंग शुरू की। पहले मुझे मतलब एक 10 मार्क का लिखने में 20-20 मिनट लगते थे। तो मुझे लग ही नहीं रहा था शायद मेरा पेपर भी कभी ख़त्म हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप लिखना शुरू करते हैं, आप लिखते जाते हैं, आपको समझ भी आता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जैसे शुरू में हमारे को होती है कि जितनी हमारी नॉलेज है हम सारी उतार दें, लेकिन 150 वर्ड है तो आप 140 का ही टारगेट करिए। आपको वो 170 वर्ड्स लिखने के नंबर्स नहीं देने वाले, वो आपके कंटेंट को देंगे। तो अगर आप वो कंटेंट डेंस मतलब थोड़ा कम में भी लिख रहे हैं वो चलता है। तो इसीलिए मैंने फिर अपना पहले जो लिख रहा था वो लिमिट किया, फिर टाइम लिमिट के हिसाब से सवाल करने शुरू किए। और जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया उसके बाद मैंने 1.5 महीने लगातार हर दिन 5 सवाल, कभी 10 सवाल, और नवंबर ख़त्म होने के बाद दिसंबर में मैंने फुल लेंथ देना शुरू किए। तो मैं UPSC के पैटर्न में देता था कि सुबह 9 से 12, फिर 2 से 5, और बीच में भी मैं क्या खाऊंगा, कैसे मतलब रेस्ट करूंगा, ये सब डिसाइड। तो वो उस हिसाब से आप उसको इम्यूलेट करिए तो आपके लिए एग्ज़ाम के दिन ईजी हो जाता है। राइट। सो अराउंड कितने टाइम मतलब कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे? 8 से 10 घंटे मैं पढ़ता था, और जब एग्ज़ाम पास आता तो कभी कभी 12 से 14, बट 8 से 10 घंटे ऑन एन एवरेज मैं पढ़ता था। राइट सर। सो करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स कैसे कवर किया सर? करंट अफेयर्स के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था सुबह, लोग विजन, PT 365 वगैरह पढ़ते हैं, बट मैंने वो कभी नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे नहीं लगा कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले 5-6 किताबें मैं 2-3 बार पढ़ भी पाऊँगा। तो मैं जो मंथली एडिशंस पढ़ता था वही मैंने बहुत बार रिवाइज़ की, और जो पेपर डेली पढ़ रहा था बस। ओके, जो इंटरव्यू है सर, इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी करी? हाँ, इंटरव्यू और मेरा था भी एक्चुअली 2 हफ्ते के अंदर ही आ गया था, मेरा दूसरे दिन ही था। तो जो भी मेरे डैफ में चीज़ें हैं, जो प्लेसेस मेंशन्ड हैं, मेरे फादर का करियर है, हर चीज़ पे मैंने नोट्स बनाई, सबके बारे में मैंने खुद को जाना, और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या यूनिक चीज़ें हैं, जो मैं पहले जॉब कर रहा था उसके बारे में पूरा डिटेल में, कंपनी के बारे में। तो वही हर चीज़ आप अपने बारे में प्रिपेयर करते हैं जैसे आप मेंस की तैयारी करते हैं। और फिर एक ये है कि आपको वो चीज़ बोलनी आनी चाहिए, कन्वर्सेशन हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो सवाल बहुत सिंपल पूछते हैं बट वो टोन ऐसा बनाते हैं कि शायद आपको लगे क्वेश्चनिंग बहुत अग्रेसिव हो रही है। तो उसको आप कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, कैसे आप उसको एक काम सिचुएशन में लेके आते हैं, तो वो आपकी स्थिरता दिखाता है। मेरे साथ ही हुआ था इंटरव्यू में, तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मॉक्स दीजिए। ओके सर, जो आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है सर, तो वो कितना हेल्पफुल लगा आपकी सक्सेस में, और उसमें अगर मार्क्स की बात की जाए तो कितना रहा? मेरे दोनों पेपर में 143 आए हैं, तो टोटल 286 है मैथ्स में मेरे। एंड मैथ्स में मैंने IMS के नोट्स लिए थे। IMS से मैंने वो, क्योंकि मेरे पास मुझे पता था 1 साल से कम है, मैंने जून में स्टार्ट की थी और पहले जून में ही प्रीलिम्स होना था, तो मैंने सीधा नोट्स उठाया और मैंने वही नोट्स पढ़े। बाद में जब प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ तब यूट्यूब पे एक चैनल है मैथोक्रेट, वो शिवराज गुज्जर सर का चैनल है, उनके खुद 300+ आ चुके हैं मैथ्स में। तो उन्होंने जो सबसे टफ टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, रियल एनालिसिस, ये टॉपिक्स उन्होंने बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर रखी है। तो उन 2 महीने में फिर मैंने वो भी देखे और मैंने अपने एक ओवरऑल नोट्स बनाए, और प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मैंने खाली PYQ सॉल्व किए। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं दी थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने लगा कि सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ PYQs ही हैं। तो मैंने लास्ट 10 साल के पेपर उठाए और वो सारे सॉल्व किए, और मैं ये समझ गया कि UPSC किस लेवल के सवाल पूछता है, और कुछ कुछ सवाल रिपीट होते हैं, और आप 10 साल के PYQ कर लेंगे तो 80 to 85% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो मेरी वही स्ट्रैटेजी रही मैथ्स में। ओके, सो सर जैसे कि आपने अभी बताया, आपका जो मेन फोकस अगर एरिया का देखा जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, तो वो कौन सा था सर?
आई थिंक जीएस में अगर आप देखें तो मुझे ऐसे लिखना बहुत पसंद था। जीएस 1 के सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बट जीएस 1 में यूजुअली नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। और मैथ्स भी मुझे बहुत पसंद थी, तो मैथ्स तो जैसे होता है जीएस पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो फिर मैथ्स उठा के सॉल्व कर लिए। राइट। तो मुझे आई थिंक ऐसे और मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ओके सर, इसके पहले आपने बताया था कि आपने नोट्स बनाए, देन सर नोट्स कैसे बनाते थे आप? जैसे लक्ष्मीकांत है उससे नोट्स बनाना, तो कैसे बनाया? देन उनको रिवीजन कैसे किया सर आपने? देखिए, नोट्स लोग क्या गलती करते हैं, पहली बार में बनाने लगते हैं तो हर लाइन इंपॉर्टेंट लगती है। वो ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर लक्ष्मीकांत आप देखें तो उसमें एक है लाइन कि एम एन रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बताया था। अगर आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे और आप उसको बार बार पढ़े जा रहे हैं, वो आप ऐसे भी 2-3 बार पढ़ने में आपको याद हो ही जाएगी चीज़। तो आप अपने जो अंडरलाइनिंग है, नोट्स है, वो दूसरे तीसरे बार बनाइए। जैसे मैं बता रहा हूँ, ट्राइब्यूनल्स के चैप्टर में हमेशा गलती करता हूँ, तो उस चैप्टर में वहाँ मार्क ये मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, ये मुझे गलत नहीं करने हैं। तो उस हिसाब से आप तीसरे चौथे बार नोट्स, मतलब तीसरे बार में अंडरलाइनिंग करिए। तो क्या होता है, जब आप वो चैप्टर वापस जाते हैं, आपको पता है अच्छा प्रेसिडेंट का कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज तो मुझे पता है, तो मैं बार बार उसको नहीं पढ़ूंगा। मैं वो चीज़ें पढ़ूंगा जहाँ मैं बार बार गलतियाँ कर रहा हूँ। कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के अंदर वो मांग रहे हैं अपना रिकमेंडेशन, तो कब उनके लिए कंपलसरी है कब नहीं है, इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज होता था। तो ये मैं हमेशा पढ़ता था। या सेकंड शेड्यूल किसके लिए है, थर्ड शेड्यूल में कौन कौन है, तो ये मैं हमेशा कंफ्यूज होता था। तो मैं ये हमेशा पढ़ता था। तो इस हिसाब से आप अपने नोट्स बनाइए कि जो चीज़ें में आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, जो आप भूल रहे हैं, आप वही बार बार पढ़ें। जो चीज़ आपको ऑलरेडी याद है उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत क्या है आपको। राइट सर। तो आपको सबसे, अगर बात की जाए प्रिपरेशन में, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में 1-1.5 साल जो भी है उसमें आपने सक्सेस पा ली है सर, तो सर कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टिप्स लग रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसी गाइडलाइंस या बातें होंगी जो हर स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए जल्दी सक्सेस पाने के लिए? नॉर्मली यूपीएससी में कहा जाता है यूपीएससी एक लॉन्ग जर्नी है। सबसे पहली बात तो है कि बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं कि देख के देखते हैं कैसा लगता है, कि एक बार फील हो जाए एग्ज़ाम का। अगर आप ये सोच के दें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको निकालना है तो आप ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि एक एकेडमिक एग्ज़ाम ही है। और अगर आप देखें तो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकालते हैं। और उसका सबसे बड़ा है कि अगर आपने PYQs एनालाइज किए हैं तो आपको पता है कि कहाँ से वो कितना पूछ रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें घर पे लाइब्रेरी नहीं बनानी है। आप कम किताबें लीजिए, वही पढ़िए बार बार। और आप जैसे PYQs देखेंगे, जैसे GS1 के आप 10 साल के पेपर लगातार देखिए, तो आपको हमेशा ऐसे लगता रहेगा अरे ये तो अभी पूछा था, अभी तो यही पूछा था। वो एक ही सवाल को घुमा के दूसरे लैंग्वेज में पूछ देते हैं, हमको लगता है कुछ अलग है। जैसे वो एग्रीकल्चर में कभी वाटर स्कैरसिटी का पूछेंगे, फिर अगले साल बोलेंगे माइक्रो इरिगेशन कैसे इंप्रूव करना है। आंसर इनके लगभग सेम है, हमको लग रहा है कि ये इन्होंने सवाल अलग पूछ लिए हैं। तो जब आप ये लिखने बैठेंगे तब आपको समझ आएगा ये सेम ही चीज़ें बार बार पूछ रहे हैं। तो वो टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके आप इंट्रो कंक्लूजन पहले से बना के रख लें, डेटा आपके पास रेडी हो। तो जैसे ही आप वो टॉपिक देखें तुरंत आप वो लिखें, और फिर जो बॉडी में उन्होंने पूछा है उस हिसाब से मैनेज कर लें। राइट सर। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि आपने बताया लिमिटेड रिसोर्सेज, तो सर उनके बारे में बताइए। वही है जो बाकी सबको पता है सर, एक बार और। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा सर की NCERT है पुरानी वाली, और मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है। और क्या ज्योग्राफी में 11th-12th की NCERTs हैं। और कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इकोनॉमी में मैंने कोई बुक नहीं फॉलो की। मेरे जो नोट्स थे क्लास के और जो मैं करंट अफेयर्स में पढ़ता था वही रेगुलरली अपडेटेड रहता था। एनवायरनमेंट में भी मैंने, लोग शंकर आयस पढ़ते हैं, मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि मुझे लगा था 400 पेज की किताब है और मेरे पास उतना टाइम नहीं था पढ़ने के लिए। तो जो मुझे क्लास में पढ़ाया गया, और जो मैंने PYQs में वही चीज़ की थी कि जो PYQs में जो ऑप्शंस हैं फिर उन पे मैंने नोट्स बना लिए थे, क्योंकि यूजुअली वो सवाल देख के छोड़ देते हैं, बट मैं जो ऑप्शंस थे वो अगले साल आ जाते हैं, तो फिर मैंने उस पर नोट्स बनाए। सेम मैंने एंशिएंट मिडीवल में किया। तो वही जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हर कोई पढ़ रहा है, मैंने यही किया था। मैंने नेट में कनिष्क कटारिया सर का देखा था क्योंकि वो मैथ्स बैकग्राउंड से थे। मैंने देखा वो क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ें फॉलो की, एंड मुझे पता था उन्होंने किया है, मैं भी फॉलो करूँगा तो आसपास तो कहीं पहुँच ही जाऊँगा। राइट सर। सो लास्ट में जो न्यू एस्पिरेंट हैं, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम उतना टफ है नहीं जितना लोग बताते हैं। अगर आप फोकस के साथ और पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे जो ज़रूरी है, ना कि वो पढ़ें जो आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो आप बहुत मतलब सही तरीके से पढ़ाई करेंगे। और जो UPSC आपसे जानना चाह रहा है वही पढ़ेंगे। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, यही घूम घूम के हर बार आएंगे, तो आप वही चीज़ें पढ़ें। और उसके लिए आपको ज़बरदस्ती एक मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप थोड़ा स्मार्टली खेलें। जो टॉपर्स पहले कर चुके हैं आप उनको देखिए, जो आपके बैकग्राउंड के हैं, आपके ऑप्शनल के हैं, वो सुनिए आप उन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसे मैनेज किया। हर ऑप्शनल का एक डिफरेंट तरीका होता है मैनेज करने का भी, हर चीज़ उनको आप अच्छे से सुनिए, थोड़ा एनालाइज करिए, और फिर आपने तैयारी एक डायरेक्टेड फोकस तरीके से करिए, तो आप एग्जाम में ज़रूर अच्छा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको
सर की जर्नी से कुछ सीखने को मिलेगा और साथ में कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।